आप सभी लोगों को बहुत बहुत नमस्कार है। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने लक्ष्य के लिए समर्पित होंगे। मैं आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आप लोगों के साथ जुड़ा हूं और उस टॉपिक का नाम है खिलजी क्रांति। आपने जब मध्यकालीन भारत पढ़ते हैं तो उसमें सल्तनत काल के बारे में पढ़ते हैं और सल्तनत काल में हम लोग खिलजियों का इतिहास पढ़ते हैं। और जो खिलजी डायनेस्टी है, आप जानते हैं कि सल्तनत काल में सबसे कम समय अगर किसी को मिला है तो खिलजियों को मिला है। यानी खिलजी वंश के लोगों की बात अगर हम यहां पर करते हैं सर, तो ये जो खिलजी वंश है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये खिलजी डायनेस्टी जो है, ये खिलजी वंश जो है, इनका जो समय मिल रहा है वो कहीं ना कहीं ध्यान रखिएगा 1290 से लेकर 1320 ईस्वी। ये थोड़ा सबसे कम समय, यानी कहीं ना कहीं सल्तनत काल में सबसे कम समय किसी को मिल रहा है तो इन खिलजियों को मिल रहा है। लेकिन मैं यह कह सकता हूं कि इतिहास को सबसे ज्यादा प्रभावित अगर किसी ने किया है तो इन खिलजियों ने ही किया है। इस बात को ध्यान रखिए सर। मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि जिंदगी का कहीं ना कहीं मूल्यांकन, जो जीवन का मूल्यांकन है, उसकी लंबाई से नहीं होना चाहिए, उसके जीने की कला से, उसकी डेप्थ से, उसकी गहराई से, उसके इतिहास से हो सर। और मैं यही बात आपको बताना चाह रहा हूं कि जब हम खिलजियों का इतिहास पढ़ रहे हैं तो इस खिलजी इतिहास में एक शब्द आता है, खिलजी क्रांति। और मैं आज उसी टॉपिक के ऊपर आप लोगों से बात करने के लिए आया हुआ। क्रांति का मतलब यह हुआ कि खिलजियों के शासन काल में जो हो रहा है वो पहले ऐसा कुछ नहीं हुआ है। क्रांति हो गई खिलजियों के आने से। तो आखिर वो कौन कौन से पक्ष थे, वो कौन कौन से तथ्य थे जिसके कारण से हम खिलजियों के टाइम पीरियड को खिलजी क्रांति के नाम से जानते हैं। यह युग एक क्रांति के रूप में स्थापित हो जाता है। अगर मैं आप लोगों से यहां पर बात करूं तो इस खिलजी शासनकाल में जो मेरा आज का मूल टॉपिक है वो है खिलजी क्रांति। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इस खिलजी क्रांति के ऊपर मैं बात करना चाह रहा हूं। मैंने अभी कहा कि अब क्रांति होने जा रही है, एक ऐसा रिवॉल्यूशन, एक ऐसी व्यवस्था स्थापित हो रही है जो पहले नहीं थी। तो आप कहेंगे सर इस खिलजी क्रांति की महत्वपूर्ण बात क्या थी, क्या तथ्य थे? तो अगर इस खिलजी क्रांति के महत्वपूर्ण तथ्य की बात करता हूं तो इसमें पहले नंबर की अगर हम बात करें तो खिलजी जब सत्ता में आते हैं, और विशेष रूप से अलाउद्दीन खिलजी की बात करूंगा सर। अलाउद्दीन खिलजी ने पूरी की पूरी व्यवस्था में एक आमूलचूल परिवर्तन कर दिया है। 1296 से लेकर 1316 तक गद्दी पर बैठा हुआ है, यानी 20 वर्षों तक इसकी सत्ता है। और 20 वर्षों में सर इस व्यक्ति ने जो काम किया वो अपने आप में यूनिक है, अपने आप में गजब का है। चाहे उसकी रेवेन्यू पॉलिसी की बात कर लें, चाहे कहीं कि उसकी प्रशासनिक व्यवस्था के विषय में देख लें, चाहे उसकी मार्केट कंट्रोल पॉलिसी की बात कर लें, चाहे उसके सैन्य सुधार की बात कर लें, इस पर मैं आऊंगा। लेकिन मैं यहां पर खिलजी क्रांति के विषय में अगर पहले पक्ष की बात अगर करता हूं तो जो पहला पक्ष है वो है तुर्क प्रजाति की श्रेष्ठता के सिद्धांत को। ध्यान रख लेना, जो बहुत इंपॉर्टेंट बात लिख रहा हूं कि तुर्क प्रजाति की श्रेष्ठता श्रेष्ठता के सिद्धांत को श्रेष्ठता के सिद्धांत को समाप्त कर, यानी एक प्रकार से खिलजियों के शासन काल में क्या हो रहा है कि तुर्क प्रजाति की श्रेष्ठता के सिद्धांत को समाप्त कर दिया गया और पद प्राप्त करने के लिए योग्यता को आधार बनाया गया। यानी तुर्क प्रजाति की श्रेष्ठता के सिद्धांत को समाप्त कर दिया जाता है, समाप्त कर दिया गया। और सबसे बड़ी बात है, और पद प्राप्त करने का जो आधार था वो सबसे बड़ी बात है, वो योग्यता को बनाया गया। यानी योग्यता के आधार पर कहीं ना कहीं इस तरीके से जो है आप पद प्राप्त कर सकते हैं। आप कहेंगे सर इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए। मैंने कहा कि इस खिलजी क्रांति की जो सबसे बड़ी विशेषता है वह यह है कि तुर्क प्रजाति की श्रेष्ठता के सिद्धांत को समाप्त करके अब कहीं ना कहीं योग्यता के आधार पर पद प्राप्त करने का कहीं ना कहीं आधार बनाया गया। तो आप कहेंगे सर ये तुर्क प्रजाति की श्रेष्ठता के सिद्धांत को लेकर कौन आ रहा है? ये सबसे बड़ी बात है। तो अगर हम यहां पर थोड़ा सा कहीं ना कहीं अगर इस विषय को लेकर आगे बढ़ें तो आपको बलबन नाम का एक व्यक्ति दिखेगा जो सुल्तान है। ये बलबन जो है कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट सुल्तान, इसके ऊपर मैं चर्चा करूंगा। और बलबन जब गद्दी पर बैठते हैं, यानी 1265 के आसपास बलबन गद्दी पर बैठ गए,
और जब बलबन गद्दी पर बैठते हैं तो कहीं ना कहीं सुल्तान की गरिमा को, सुल्तान की प्रतिष्ठा को स्थापित करने के लिए बलबन एक सिद्धांत लेकर आते हैं जिसे बलबन का राजत्व सिद्धांत कहते हैं। और इस बलबन के राजत्व सिद्धांत की एक बहुत बड़ी विशेषता यह है कि नियामते खुदाई, मैं आगे कभी चर्चा इस पर करूंगा, जिल्ले इलाही, यानी अपने आप को ईश्वर से जोड़ते हैं। लेकिन इसमें बलबन के समय में एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और वो यह है कि बलबन तुर्क प्रजाति की श्रेष्ठता के सिद्धांत को स्थापित करता है। यानी एक प्रकार से तुर्कों की मोनोपोली पूरी तरह से इसमें आ जाती है। यानी बलबन ने क्या किया कि जो ये तुर्क प्रजाति की श्रेष्ठता का सिद्धांत है, तुर्क प्रजाति की जो श्रेष्ठता का सिद्धांत है, श्रेष्ठता का जो सिद्धांत है, या यूं कह सकते हैं कि जो तुर्की नस्लवाद है, ये जो तुर्की नस्लवाद है इसकी ये शुरुआत करता है। तुर्की नस्लवाद का मतलब यह है कि अब तुर्कों में जो श्रेष्ठ नस्ल के लोग होंगे, अन्य लोगों को छोड़िए सर, भारतीय मुसलमानों को छोड़िए, जो तुर्कों में भी श्रेष्ठ नस्ल के लोग होंगे उन्हीं को शासन और प्रशासन में भागीदार बनाया जाएगा। यह सबसे बड़ी बात है। यानी एक प्रकार से यह व्यक्ति रक्त की शुद्धता पर और कुल की उच्चता पर जोर दे रहा है। यानी यह व्यक्ति जो है पद प्राप्त करने के लिए रक्त की शुद्धता पर, रक्त की शुद्धता पर, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, रक्त की शुद्धता पर और कहीं ना कहीं एक प्रकार से कह सकते हैं कि इस तरीके से कुल की उच्चता पर कहीं ना कहीं जोर दे रहा है। ये तुर्की नस्लवाद की नीति पर बल दे रहा है, और ये तुर्क कुलीन जो लोग होते थे उनका एक प्रकार से रक्षक के रूप में अपने को प्रस्तुत करता है। तो मैंने अभी कहा कि रक्त की शुद्धता और कुल की उच्चता पर, कुल की उच्चता पर जोर देता है, उच्चता पर जोर दे रहा है। यह सबसे बड़ी बात है, जोर दिया इसने। यानी इसने तुर्की, ये जो है तुर्की जो नस्लवाद की नीति है, इसको इसने बढ़ावा बड़े पैमाने पर दिया। ये कहीं ना कहीं तुर्की नस्लवाद की नीति को बढ़ावा देता है। यह कहता है कि भाई जो तुर्कों में ही श्रेष्ठ नस्ल के लोग होंगे उन्हीं को कहीं ना कहीं पद प्राप्त करने का आधार होगा। ये स्वयं अपनी को कहता है कि मैं बहुत श्रेष्ठ नस्ल का हूं, मैं उच्च कुल में जन्मा हुआ व्यक्ति हूं। यह कहता है कि कहीं ना कहीं मैं कौन हूं, तो फिरदौसी का नाम आपने सुना होगा, और फिरदौसी के शाहनामा के हीरो, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना। शाहनामा का जो हीरो है, जो पात्र है, जिसका नाम अफरासियाब है, क्या नाम है? अफरासियाब। ये कहता है कि फिरदौसी के एक बहुत बड़ा, कह सकते हैं कि इस्लामिक इतिहास में कहीं ना कहीं ब्रेव रहा है, बहादुर कहीं ना कहीं सेनापति के रूप में रहे। तो ये कहता है कि फिरदौसी के शाहनामा के हीरो अफरासियाब का यह अपने को वंशज कहता है। नहीं, मैंने अभी कहा कि बलबन एक तरह से कह सकते हैं कि तुर्की नस्लवाद पर जोर दे रहा है, रक्त की शुद्धता पर जोर दे रहा है, उच्च कुलीनता पर जोर दे रहा है, और स्वयं को कहता है कि मैं शाहनामा के हीरो अफरासियाब का वंशज हूं। वो यहां तक कहता है कि जब मैं किसी अधम या निम्न कुल में जन्म लिए हुए व्यक्ति को देखता हूं तो मेरी आंखें लाल हो जाती हैं। गजब की बात कह रहा है महाराज, एक प्रकार से आंखें जलने लगती हैं, लाल हो जाती हैं, और मेरा हाथ तलवार की मूठ पर चला जाता है। आप क्या कहना चाहते हैं? आप यह कहना चाहते हैं कि सर कहीं ना कहीं इसके द्वारा उसने शासन में, प्रशासन में पूरी तरह से तुर्क नस्ल के लोगों को कहीं ना कहीं एक प्रकार से भर्ती किया, और कहीं ना कहीं एक कह सकते हैं कि आप योग्य हैं अयोग्य हैं, यह मापदंड नहीं है, यह मापदंड है कि तुर्क प्रजाति की श्रेष्ठता का सिद्धांत। मैंने अभी कहा कि कितना जो है वो घृणा करता है अन्य लोगों से। वो कहता है, बलबन कहता है कि जब भी मैं, बलबन क्या कहता है, जब भी मैं किसी अधम व्यक्ति को, जब भी मैं किसी अधम या निम्न कुल में जन्म लिए हुए व्यक्ति को देखता हूं तो मेरी आंखें लाल हो जाती हैं और मेरा हाथ तलवार की मुठ तक चला जाता है। तो जब बलबन ने इस प्रकार से तुर्क प्रजाति की श्रेष्ठता के सिद्धांत को जब स्थापित कर रखा था, तो जैसे ही खिलजियों की सत्ता आती है, खिलजियों ने इस पूरी की पूरी व्यवस्था को समाप्त कर दिया। यानी एक बहुत बड़ी क्रांति हो रही है कि तुर्क प्रजाति की श्रेष्ठता के सिद्धांत को अब कहीं ना कहीं एक प्रकार से नकार दिया गया। कुलीनता के स्थान पर अब प्रतिभा को, यानी योग्यता को महत्व दिया जा रहा है। अब इस सबसे बड़ी बात, कितनी गजब की बात है, मैंने अभी कहा कि अब जो है जब खिलजी लोग सत्ता में आते हैं तो पद प्राप्त करने का आधार, पद प्राप्त करने का जो आधार होगा,
पद प्राप्त करने का जो आधार होगा, इस बात को ध्यान रखना, वो आपकी योग्यता होगी, या यूं कह सकते हैं कि वो आपकी प्रतिभा होगी। अब एक तरह से देखा जाए तो जो तुर्की नस्लवाद की परंपरा चली आ रही थी, नस्लवाद की जो परंपरा पहले से चली आ रही थी, तुर्की नस्लवाद की जो परंपरा पहले से चली आ रही है, उसको कहीं ना कहीं एक प्रकार से चोट दिया गया। उस पर चोट इसने किया, उसने कहा ना। लेकिन मेरा यह कहने का मतलब यह नहीं है कि हिंदुओं को बड़े पदों पर दिया जा रहा है। हां, मैं यह कह सकता हूं कि अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल को देखता हूं तो भारतीय मुसलमानों को भी बड़े बड़े पदों पर नियुक्त किया गया। जो गैर तुर्क लोग थे उनको भी शासन प्रशासन में बड़े पैमाने पर कहीं ना कहीं भर्ती किया जा रहा है। यह खिलजियों की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं यह कह सकता हूं कि इस समय यानी खिलजियों के शासनकाल में, खिलजियों के शासनकाल में अगर हम देखते हैं, शासनकाल में अगर हम देखते हैं तो क्या देखते हैं कि एक प्रकार से भारतीय मुसलमानों यानी पहली बार, ये कह सकते हैं कि पहली बार एक प्रकार से देखा जाए, हालांकि नासिरुद्दीन महमूद शाह के समय में भारतीय मुसलमान, आप जानते हैं कि इमादुद्दीन रेहान को कहीं न कहीं एक प्रकार से प्रधानमंत्री के पद पर पहुंचाया गया था, लेकिन यही बलबन ने कुल मिला के कहीं न कहीं उसका विनाश कर दिया। लेकिन बलबन जब आते हैं तो पूरी तरह से तुर्क प्रजाति की शिष्टता के सिद्धांत को स्थापित करते हैं, और जब खिलजी आते हैं तो उस व्यवस्था को समाप्त कर देते हैं। यानी पहली बार अब क्या हो रहा है कि भारतीय मुसलमानों को भी उच्च पदों पर नियुक्त किया गया, उच्च पदों पर नियुक्त किया जाता है। यानी मैं ये कहना चाहता हूं, अगर इस बात को थोड़ा सा देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो गैर तुर्क लोग थे, गैर तुर्कों को भी शासन प्रशासन में भागीदार बनाया गया। यह सबसे बड़ी बात है। आप देख लीजिए, अगर हम यहां पर बात कर लेते हैं तो गैर तुर्कों में नसरत खां जलेसरी का नाम आपने सुना होगा, जफर खां का नाम सुना होगा, मलिक काफूर का नाम सुना होगा जो उसका प्रधान सेनापति है। ये सब गैर तुर्क हैं सर, ये तुर्क तो नहीं थे, लेकिन शासन प्रशासन में बड़े बड़े पदों पर ये लोग पहुंचे। कोई प्रधान सेनापति है, कोई वजीर के पद पर पहुंचा हुआ है। तो मेरा यह कहने का मतलब है कि इस खिलजी क्रांति की जो पहली बात है वह यह है कि तुर्क प्रजाति की शिष्टता के सिद्धांत को समाप्त कर दिया गया और योग्यता को यानी प्रतिभा को पद प्राप्त करने का आधार बनाया गया। पहली बात। इसके बाद सर दूसरा जो कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट अगर हम बात करें, जो दूसरे पॉइंट पर आते हैं, तो इसका दूसरा पॉइंट क्या है खिलजी क्रांति का। हम लोग खिलजी क्रांति पढ़ रहे हैं और दूसरा पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। खिलजियों के समय में धर्म का राजनीति से पृथकीकरण करने का एक उद्घोष था। ये खिलजी क्रांति इस मामले में सर मुझे बहुत पसंद आती है कि धर्म का राजनीति से पृथकीकरण करने का एक उद्घोष। यानी खिलजी क्रांति की जो दूसरी विशेषता अगर हम देखने को मिलती है, इस खिलजी क्रांति की जो दूसरी विशेषता देखने को मिलती है वो क्या है कि धर्म से राजनीति का पृथकीकरण करने का उद्घोष। पृथकीकरण करने का उद्घोष सर, इस बात को ध्यान रखिएगा, ये गजब की चीज है। मैं यह कहना चाहता हूं, क्यों कहना चाह रहा हूं, क्योंकि सल्तनत कालीन जो स्टेट है वो कैसी स्टेट है? इस्लामिक स्टेट है सर। पूरा का पूरा मध्यकालीन भारत अगर देखा जाए तो इस्लामिक स्टेट रहा है। तो सल्तनत काल एक इस्लामिक स्टेट है, और जब इस्लामिक स्टेट है तो स्वाभाविक रूप से इस्लाम के नियम कायदे कानून के अनुसार शासन व्यवस्था को चलाया जाएगा। और जब इस्लाम के नियम कायदे कानून के अनुसार चलाएगा, जिसको हम शरीयत कह सकते हैं। शरीयत के सर 4 पार्ट होते हैं, कभी हम चर्चा इस पर करेंगे, जिसमें कुरान की बात आती है, हदीस की बात आती है, इज्मा की बात आती है, कयास की बात आती है। तो जब शरीयत के अकॉर्डिंग शासन प्रशासन चलाया जाएगा तो उलेमाओं का प्रभाव होगा। यानी अभी तक खिलजियों के शासनकाल से पहले की अगर बात करते हैं, यहां पर मैं पहले की बात अगर करूं तो आप यहां ध्यान रख लेना, मैंने क्या कहा कि जो सल्तनत काल है, सल्तनत काल जो है वो कैसा है? तो एक इस्लामिक स्टेट है, एक इस्लामिक राज्य है। और जब इस्लामिक राज्य है तो स्वाभाविक रूप से यहां पर शासन प्रशासन किसके अनुसार चलेगा? शरीयत के अनुसार चलेगा।
शरीयत की बात मैंने अभी कहा है। इस शरीयत में चाहे कुरान की बात कर लें, चाहे पैगंबर के उपदेश हदीस की बात कर लें, चाहे इजमा की बात कर लें, मैं अभी चर्चा करूंगा, चाहे कयास यानी तर्क या विश्लेषण के आधार पर किसी बात को स्वीकार करना, तो पूरा का पूरा सिस्टम सर जो है कहीं ना कहीं शरीयत के अकॉर्डिंग चल रहा है। अब जब धार्मिक राज्य होगा, जो धार्मिक वर्ग है विशेष रूप से उलेमा, इसका प्रभाव शासन में रहेगा। इसका मतलब मैं यह कहना चाहता हूं सर, अगर इस विषय को देखा जाए तो अभी तक क्या था कि जो ये कहीं ना कहीं जो उलेमा वर्ग था, यानी एक प्रकार से उलेमा वर्ग का मतलब है जो धार्मिक वर्ग है, इस धार्मिक वर्ग का प्रभाव, इस बात को ध्यान रखिएगा, इस धार्मिक वर्ग का प्रभाव शासन सत्ता में हमेशा बना रहता था। शासन सत्ता में हमेशा कर कहीं ना कहीं इस धार्मिक वर्ग का प्रभाव हमको देखने को मिलता है। लेकिन जैसे ही सर अलाउद्दीन खिलजी के विषय में अगर मैं बात करना चाहता हूं, थोड़ा सा मैं अगर नजदीक जाता हूं तो गजब का व्यक्ति है सर पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं है, मैं आपको सही बता रहा हूं, लेकिन उस व्यक्ति को व्यवहारिक ज्ञान गजब का है। आजकल बहुत ज्यादा लोग कह रहे हैं कि पढ़े लिखे राजनीति में। अरे महाराज, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो देख लीजिए क्या कर रहे हैं, बोलने की जरूरत नहीं, अब हम नाम नहीं लेंगे, लेकिन जो पढ़े लिखे लोग हैं वो क्या कर रहे हैं देखने की जरूरत है सर। आप जनता के मर्म को जान रहे हैं कि नहीं जान रहे हैं, यह राजनीति में जरूरी है। आप जनता के दुखों का एहसास आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, यह राजनीति में जरूरी है। यही बात मैं यहां पर कहना चाह रहा हूं कि सर इस बात को अगर देखा जाए तो अलाउद्दीन पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं है, लेकिन व्यवस्थाओं को समझ रहा है। बयाना के काजी मुगिसुद्दीन को कहीं न कहीं पत्र लिखवाता है, साहब गजब का कुलना के पत्र है। इस धर्म के राजनीति के पृथकीकरण का जो उद्घोष है उस पत्र के माध्यम से आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। बयाना के काजी मुगिसुद्दीन को पत्र लिखवाता और कहता है, काजी साहब मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं हूं। कहता है, काजी साहब मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं हूं, लेकिन फिर भी मैं मुसलमान पैदा हुआ, मैं मुसलमान हूं, मुझे शरीयत का ज्ञान नहीं है। भाई पढ़ा लिखा नहीं हूं तो कॉन्स्टिट्यूशन की नॉलेज मेरे को कहां से होगी, मुझे कहीं ना कहीं शरीयत का ज्ञान नहीं है, लेकिन प्रजा के हित में जो उचित समझता हूं उसके आदेश देता हूं। गजब का व्यक्ति है सर, मैं इस व्यक्ति से बहुत ज्यादा प्रभावित रहता हूं। मैं प्रजा के हित में जो उचित समझता हूं उसके आदेश देता हूं, चाहे आपकी शरीयत उसकी इजाजत दे चाहे नहीं दे। पहली बार दिल्ली की गद्दी पर एक ऐसा व्यक्ति बैठ रहा है सर जो शरीयत को चुनौती दे रहा है, और शरीयत को चुनौती देने का मतलब यह है कि उलेमाओं से कह रहा है कि महाराज थोड़ा दूर ही रहिए शासन से, आपकी सलाह की जब जरूरत पड़ेगी तो मैं खुद ही बुला लूंगा या खुद ही समझ लूंगा, अभी आप हर बात में हस्तक्षेप मत करिए। अभी तो क्या था कि उलेमा जो कहता था सुल्तान इंप्लीमेंट करते थे, लेकिन अलाउद्दीन ने कहा कि प्रभु आप थोड़ा सा दरकिनार रहिए। क्या गजब की बात करता है काजी साहब से कहता है कि सर मुझे शरीयत का ज्ञान नहीं है, मैं प्रजा के हित में जो उचित समझता हूं उसके आदेश देता हूं, चाहे आपकी शरीयत इजाजत दे चाहे नहीं दे। कयामत के दिन आप सर देखिए उस व्यक्ति को, कयामत के दिन अल्लाह मेरे साथ क्या व्यवहार करेगा हमें उसकी भी चिंता नहीं। इसका मतलब उस व्यक्ति ने स्पष्ट कर दिया कि शासन की भागीदारी में कुलना के ध्यान रखना, यानी शासन के मामलों में उलेमाओं के हस्तक्षेप को, उलेमा के हस्तक्षेप को मैं स्वीकार, हस्तक्षेप को मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं। इसने कह दिया कि जब आपकी जरूरत होगी तो मैं स्वीकार बुलाऊंगा, आपके शरीयत के अनुसार क्या हो रहा है मुझे नहीं मालूम है, जो मैं प्रजा के हित में उचित समझता हूं उसके आदेश देता हूं। गजब का व्यक्ति है महाराज। और तभी तो मैंने अभी कहा कि इस प्रकार से अगर देखते हैं तो पहली बार सल्तनत के इतिहास में देखने को मिलता है कि अगर धर्म नीति, इस बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा, धर्म नीति का मतलब है उलेमाओं की व्याख्या, मुफ्तियों की व्याख्या, जो धार्मिक लोग हुआ करते थे जिसमें काजी लोग होते थे, सद्र लोग होते थे, मुफ्ती लोग हुआ करते थे, इन सब लोग कहीं ना कहीं अपने अपने अकॉर्डिंग शरीयत की व्याख्या किया करते थे। तो वह यह कह रहा है कि यदि धर्म नीति और राजनीति, ध्यान रखिएगा, राजनीति अगर आपस में टकराएंगे, राजनीति का मतलब है राजा का आदेश, तो राजनीति और धर्म नीति अगर आपस में टकराएंगे तो राजा के आदेश को सर्वोपरि माना जाएगा।
राजा का आदेश सर्वोपरि होगा, यानी पहली बार सल्तनत के इतिहास में एक ऐसा व्यक्तित्व गद्दी पर बैठ रहा है, कह रहा है कि जब धर्म नीति और राजनीति आपस में टकराएंगे तो राजा के आदेश को सर्वोपरि माना जाएगा। सर यही व्यवस्था अगर आप चंद्रगुप्त मौर्य के पास चले जाते हैं, कौटिल्य यही अधिकार दे रहा है चंद्रगुप्त मौर्य को। चंद्रगुप्त मौर्य से कहता है तू तो धर्म प्रवर्तक है, तू तो धर्म प्रवर्तक है, कानून का निर्माता है। अगर धर्म नीति और राजनीति आपस में टकराएंगे तो कहीं ना कहीं राजा के आदेश को सर्वोपरि माना जाएगा। यानी पहली बार सल्तनत के इतिहास में उलेमाओं को एक प्रकार से शासन सत्ता में जो अभी भागीदारी थी, जो हस्तक्षेप थे, उसको कहीं ना कहीं खिलजियों के शासनकाल में रोक दिया गया और कहीं ना कहीं राजा के आदेश को सर्वोपरि कर दिया जाता है। यह अपने आप में तुलना की दूसरी जो विशेषता है, यह भी महत्वपूर्ण बात है। अगर तीसरे पर चलते हैं तो कहीं ना कहीं एक और हम बात करें, तीसरा भी थोड़ा सा बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको देखा जाए। चलिए सर, और आप लोगों से बहुत रिक्वेस्ट है भाई, दबाकर चैनल को सब्सक्राइब भी किया करिए, लाइक भी किया करिए, थोड़ा सा शेयर जहां पर आप अपने ग्रुप में जुड़े हुए हैं आप लोग शेयर भी किया करिए, और क्लास कैसी लग रही है उसका आप लोग ऑफलाइन कमेंट भी किया करें, जिससे कहीं ना कहीं मैं और बेहतर से बेहतर आप लोगों के साथ जुड़ सकूं। तो ध्यान रखिएगा, इस खिलजी युग की, खिलजी क्रांति की जो तीसरी विशेषता देखने को मिलती है वो नवीन साम्राज्यवाद। ये नवीन साम्राज्यवाद की तुलना के नवीन साम्राज्यवाद, इस बात को ध्यान रखिएगा, जो गजब की बात मैं करना चाहता हूं, नवीन साम्राज्यवाद यानी इस युग में तुलना के साम्राज्यवाद का एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। साम्राज्यवाद का एक नया युग शुरू हुआ सर। इसका अर्थ यह है, नवीन साम्राज्यवाद का मतलब है कि साम्राज्यवाद का एक नया युग या इतिहास प्रारंभ होता है। इतिहास प्रारंभ यानी कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं खिलजियों के शासनकाल में एक नया युग कहीं ना कहीं प्रारंभ हो रहा है। और कहीं ना कहीं ये युग कैसा है, नवीन साम्राज्यवाद का, आपसे यही बात मैं कहना चाह रहा हूं। अगर थोड़ा सा देखा जाए, अगर इस विषय को लेकर अगर बात करें तो आपने कहीं ना कहीं इस बात को देखा होगा कि अगर दिल्ली यहां पर हमारे पास यहां दिल्ली है, तो अभी तक जब गुलाम वंश चल रहा था तो कहीं ना कहीं अगर हम यहां पर बात करें तो दिल्ली की सेनाएं उत्तर भारत तक ही सीमित हैं। यानी खिलजियों से पहले जो गुलाम वंश के लोग हैं उनके समय में हम यह पाते हैं कि जो कहीं ना कहीं दिल्ली की सेनाएं हैं वो एक प्रकार से नॉर्दर्न इंडिया तक ही सीमित हैं। अभी विंध्याचल को क्रॉस उन्होंने नहीं किया है, अभी दक्षिण भारत को कहीं ना कहीं क्रॉस नहीं किया है। लेकिन आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि खिलजियों का शासनकाल जब आएगा, आप खुद ही देखिए कि जब 1296 में जब कड़ा मानिकपुर का सूबेदार था अलाउद्दीन खिलजी, तो सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी से बिना बताए उसने देवगिरी का अभियान कर दिया था और देवगिरी की अपार संपत्ति को लूटकर कड़ा मानिकपुर लेकर आया। ये तो आपको मालूम है। और जब अलाउद्दीन खिलजी जब गद्दी पर शुरू होते तो संपूर्ण दक्षिण भारत को रौंद दिया। आप इस बात को अगर देखते हैं तो यहां पर अगर देखें तो देवगिरी के यादव आपको देखने को मिलेंगे। यहां पर देवगिरी के जो यादव हैं वो हैं। अगर थोड़ा सा यहां पर नीचे चला जाता हूं तो ये द्वार समुद्र के कौन है, तो द्वार समुद्र के होयसल लोग हैं। अगर यहां पर थोड़ा सा हम आ जाते हैं तो यहां पर वारंगल के काकतीय लोग हैं। कौन है, तो वारंगल के काकतीय लोग हमको देखने को मिलते हैं। यहां दक्षिण भारत में देखते हैं तो सुदूर दक्षिण में तो मदुरा के पांडे देखने को मिल रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं सर कि दक्षिण भारत में इस समय हमको 4 राज्य देखने को मिल रहे हैं। और जब 4 राज्य देखने को मिल रहे हैं तो पहली बार खिलजियों के शासनकाल में दिल्ली की सेनाएं विंध्याचल को क्रॉस करके संपूर्ण दक्षिण भारत को रौंद रही है। संपूर्ण दक्षिण भारत को रौंद डाला। महाराज देवगिरी के यादवों को पराजित किया, द्वार समुद्र के होयसल को पराजित किया, वारंगल के काकतियों को पराजित किया, कहीं की मदुरा के पांड्यों को पराजित कर दिया। आपको खुद मालूम होना चाहिए कि जो अलाउद्दीन खिलजी का प्रधान सेनापति मलिक काफूर है वो संपूर्ण दक्षिण भारत को रौंद दे रहा है। ये बात मालूम है कि नहीं मालूम है? मैंने अभी आपसे कहा कि इस प्रकार से नवीन साम्राज्यवाद के युग का मतलब है कि पहली बार दक्षिण भारत के विजय अभियान पर
कहीं ना कहीं दिल्ली की सेनाएं निकल पड़ी और उन्होंने संपूर्ण दक्षिण भारत को जीत लिया। दक्षिण भारत में अलाउद्दीन खिलजी संपूर्ण दक्षिण को जीतता जरूर है, लेकिन इसे दक्षिण भारत में एक पॉलिसी लेकर आएगा, मैं कभी पढ़ाऊंगा, और वो है अप्रत्यक्ष नियंत्रण की नीति। अप्रत्यक्ष नियंत्रण की नीति इस प्रकार से ध्यान रखना, इस तरीके से मैंने अभी कहा कि इस खिलजी क्रांति की जो तीसरी विशेषता देखने को मिलती है, और वो तीसरी विशेषता यह है कि नवीन साम्राज्यवाद यानी कहीं ना कहीं खिलजियों ने उत्तर भारत के साथ साथ दक्षिण भारत को भी रौंद दिया और संपूर्ण दक्षिण भारत को जीतकर कह सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत की सत्ता को उत्तर से दक्षिण तक पूरा तरह से विस्तार किया। क्लियर? चौथे पॉइंट पर अगर आते हैं, चौथा पॉइंट अगर देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और चौथा पॉइंट क्या है यह मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि खिलजी शासकों की सत्ता का जो मुख्य आधार है, या खिलजी शासकों की जो सत्ता थी, वो मुख्यतः शक्ति पर आधारित है। यह सबसे बड़ी बात है। देखिए, बलबन के पास अगर हम जाते हैं तो बलबन कुलना के जब गद्दी पर बैठता है तो ईश्वरीय सत्ता का सहयोग लेता है। वो अपने को नियामते खुदाई कह रहा है, वो अपने आप को जिले इलाही कहने लग गया, यानी कहीं ना कहीं ईश्वर का सहयोग लेने का प्रयास कर रहा है, उलेमाओं का सहयोग लेने का प्रयास कर रहा है। लेकिन जब यह कुलना के खिलजी लोग आए, विशेष रूप से अलाउद्दीन खिलजी के संदर्भ में बात करते हैं, तो खिलजी शासकों की सत्ता मुख्यतः शक्ति पर आधारित है। यही बात कहीं ना कहीं चौथी क्रांति के रूप में देखते हैं। तो ये चौथी जो क्रांति की जो चौथी विशेषता है वो यह है, और वो क्या है, यानी खिलजी शासकों की सत्ता मुख्यतः शक्ति पर आधारित है। किस पर आधारित है? मुख्यतः शक्ति पर। तो खिलजी शासकों की सत्ता की अगर बात करते हैं, खिलजी शासकों की सत्ता, खिलजी शासकों की सत्ता मुख्यतः किस पर आधारित है? तो मुख्यतः खिलजी शासकों की सत्ता मुख्यतः शक्ति पर आधारित थी। इस बात को ध्यान रखना, शक्ति पर आधारित। यानी एक प्रकार से मैं यह कहना चाहता हूं कि जब खिलजी लोग सत्ता में आ रहे हैं तो उन्होंने ना तो कुलना के उलेमाओं का सहयोग प्राप्त किया, ना तो उलेमाओं का सहयोग चाहिए, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ना तुर्क अमीरों का सहयोग चाहिए, तुर्क अमीरों का सहयोग भी कुलना के इन्होंने नहीं लिया। यानी एक प्रकार से तुर्क अमीर की बात, अमीर का मतलब होता है कि जो तुर्को लोग थे या बड़े बड़े प्रशासक लोग थे, वो कहीं ना कहीं शासन सत्ता में राजा लोगों का सहयोग किया करते थे, या राजा लोग उनके सहयोग से गद्दी पर बैठते थे। लेकिन जब खिलजी लोग आए तो ना तो उन्होंने उलेमाओं का सहयोग लिया, यानी उलेमाओं का सहयोग भी नहीं लिया इन्होंने, यहां तक कि कुलना के तुर्क अमीरों का भी सहयोग नहीं लिया। यह भी सबसे बड़ी बात है। उन्होंने जनता का भी समर्थन प्राप्त नहीं किया, यह गजब की बात है, यानी जनता का समर्थन भी प्राप्त नहीं करते हैं। इस गजब की बात ध्यान रखिएगा सर, यानी जनता का समर्थन भी उनको कहीं ना कहीं प्राप्त नहीं कर रहे हैं। मैं यह कहना चाहता हूं, और सर इस बात को, जनता का समर्थन भी प्राप्त नहीं करना चाहते हैं, और स्वाभाविक रूप से इस बात को ध्यान रखिएगा, वो ईश्वरीय अनुग्रह और कृपा के भी मोहताज नहीं है। मैं यह कहना चाहता हूं कि खिलजी क्रांति में देखिए, खिलजी शासकों की सत्ता का मुख्य आधार शक्ति है। विशेष रूप से अलाउद्दीन खिलजी के संदर्भ में अगर मैं इस बात को करना चाहता हूं तो मैं यह कह सकता हूं कि ना तो उसने उलेमाओं का सहयोग लिया है, ना तुर्क अमीरों का सहयोग लिया है, ना जनता का भी समर्थन प्राप्त किया है, और यहां तक कि मैंने अभी कहा कि वो कोई भी डिवाइन थ्योरी के साथ नहीं जुड़ना चाहता है। वो ईश्वरीय अनुग्रह है, वह ईश्वरीय अनुग्रह या कह सकते हैं या कृपा की आवश्यकता भी महसूस नहीं कर रहा है। यानी वो कहता है कि मुझे यार कहीं ना कहीं नहीं करता है, यानी उसे ईश्वरीय अनुग्रह या कृपा की भी आवश्यकता नहीं है। गजब का व्यक्ति है महाराज। यानी कह सकते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी की अगर मोनार्की सिस्टम में भी जाते हैं तो शासन सत्ता का मुख्य आधार शक्ति। मुझे उलेमाओं का सहयोग नहीं चाहिए, मुझे जनता का समर्थन नहीं चाहिए, मुझे तुर्क अमीरों का सहयोग नहीं चाहिए, और मुझे ईश्वर का अनुग्रह या कृपा की भी जरूरत नहीं है। आप देख लीजिए, जब गंगा के तट पर जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करता है, आप जानते हैं कि जलालुद्दीन खिलजी की हत्या धोखे से की थी उसने। जब गंगा के तट पर सरेआम कुलना के जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करता है तो जियाउद्दीन बर्नी ने बड़ा सुंदर स्टेटमेंट दिया, और जियाउद्दीन बर्नी कहते हैं कि अभी सुल्तान के सिर का रक्त सूख भी नहीं पाया था। यानी जलालुद्दीन के विषय में कहते हैं कि अभी सुल्तान के सिर का रक्त सूख भी नहीं पाया था कि अलाउद्दीन ने शक्ति के बल पर
शक्ति के बल पर राज मुकुट अपने सिर पर धारण कर लिया। तलवार के बल पर, शक्ति के बल पर उसने राज मुकुट अपने सिर पर धारण कर लिया। इसका मतलब यह कहना चाहता हूं कि खिलजी क्रांति की जो चौथी विशेषता है वो कुल ना के शासन सत्ता का आधार मुख्यतः शक्ति है। इस प्रकार से खिलजी क्रांति आप लोगों को समझ में आ गई होगी। मैंने अभी कहा, पहला तुर्क प्रजाति की शिष्टता के सिद्धांत को नकारा गया। दूसरा मैंने क्या कहा कि कहीं ना कहीं धर्म और राजनीति का कुल ना के सेपरेशन हुआ। तीसरा मैंने कहा नवीन साम्राज्यवाद का कुल ना के एक नया इतिहास, नया युग शुरू हुआ। और चौथा मैंने अभी कहा शासन सत्ता का मुख्य आधार शक्ति पर आधारित है। ये चार आधार इस खिलजी क्रांति की बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है। मैं यही आप लोगों से कहूंगा, इस चैनल को दबाकर सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक जरूर किया करिए। और इसी तरह से मैं आप लोगों के बीच में जुड़ूंगा। आप सभी लोगों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।